हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीके स्टडी विद बबुआ जी में। और यदि आज आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और चैनल जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा हमारा चैनल, और इसके बाद एक घंटी का ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद आपको इस घंटी पर भी क्लिक करना है। उसके बाद आपको हमारे सभी वीडियो लगातार मिलते रहेंगे। तो गोरखा शासन हमने शुरू किया था, पहला वीडियो यहाँ पर अपलोड हो चुका है। कुछ एक हफ्ता हो गया लगभग वीडियो अपलोड हुए। उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, उसके लिए फिर से क्षमा चाहूँगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं गोरखा शासन के दूसरे वीडियो पर, जो कि टॉपिक है आज हमारा नेपाल के राजा। इससे पहले हमने देखा था गोरखों ने कैसे कुमाऊँ और गढ़वाल पर विजय प्राप्त करी, और इन दोनों युद्धों में हर्षदेव जोशी ने उनका साथ दिया, और जिस कारण एटकिंसन ने निस्वार्थपूर्ण कहा, राहुल संकीर्त्या ने विभीषण कहा, हियरेसी ने कहा अर्ल ऑफ वारविक। तो अलग अलग उपाधियां दी गई हर्षदेव जोशी को अलग अलग इतिहासकारों द्वारा। तो आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के राजाओं के बारे में। तो सबसे पहले राजा हैं पृथ्वी नारायण शाह। इनके बारे में बात शुरू करने से पहले बता दूं कि नेपाल में इस समय क्या था, 24 छोटी छोटी रियासतें हुआ करती थी, जिनको कहा जाता था चौबीसी। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। छोटी छोटी रियासतें थी 24, जिनको 24 ही कहा जाता था। हर राजा चाहता था कि वो अपने साम्राज्य का विस्तार करे, इन छोटी छोटी रियासतों को जीते, लेकिन कोई भी राजा ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाया। फिर एक शासक चल के आते हैं, देखिए पृथ्वी नारायण शाह लिखा है मैंने। ये क्या करते हैं, अपने आसपास के सभी छोटे छोटे जो राज्य होते हैं उनको जीत लेते हैं, और गद्दी पर बैठे हैं ये 1743 में। 1775 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो छोटे छोटे राज्यों को जब ये जीत लेते हैं तो इनको कहा जाता है आधुनिक नेपाल का निर्माता। नेपाल का एकीकरण किया था पृथ्वी नारायण शाह ने, इसलिए इनको कहा जाता है नेपाल का बिस्मार्क। ध्यान रखेंगे, क्या कहा जाता है, नेपाल का बिस्मार्क। जो भूमिका जर्मनी के लिए बिस्मार्क ने अदा की थी, उत्तराखंड के लिए अजयपाल ने अदा की थी, ठीक उसी प्रकार की भूमिका पृथ्वी नारायण शाह द्वारा अदा की गई नेपाल के लिए, जिसके कारण इनको कहा जाता है नेपाल का बिस्मार्क या आधुनिक नेपाल का निर्माता। पूछा जा सकता है कि नेपाल का एकीकरण किसने किया था, तो पृथ्वी नारायण शाह ने। तो इनके बारे में जो और फैक्ट हैं वो हैं, उपाधि इनकी श्री श्री गोरखा नाथ की। बस ये 2-4 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, जरूर आप नोट कर लीजिएगा। इसके बाद शासक आते हैं सिंह प्रताप सिंह। कुछ भी खास काम नहीं किया, बस इतना ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी नारायण शाह के ये पुत्र थे, जो कि 1775 से 1778 तक गद्दी पर बैठे थे। इसके बाद एक शासक आते हैं फिर रण बहादुर शाह। इनके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र किया था। ठीक है, जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो ज़रूर उस वीडियो को देख ले। तो 1778 में गद्दी पर बैठते हैं, और जब ये गद्दी पर बैठते हैं ये रहते हैं मात्र 3 वर्ष के, और इनकी संरक्षिका है राजेंद्र लक्ष्मी, जिन्हें इंद्र लक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने क्या क्या काम किया देख लेते हैं। नेपाल में सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा चलाई, बाद में क्या करते हैं, साधु बन जाते हैं और अपना नाम रख देते हैं स्वामी निर्गुणानंद। इसके अलावा एक फैक्ट और है, 1790 में जब कुमाऊं पर गोरखों का आक्रमण हुआ तो उस समय नेपाल के शासक कौन थे, रण बहादुर शाह। नेपाल के राजा थे रण बहादुर शाह। इसके बारे में मैंने पहले वीडियो में भी जिक्र कर दिया है, लेकिन हो सकता है कई लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा, तो यहाँ पर मैं फिर से बता रहा हूँ। 1790 में रण बहादुर शाह नेपाल के राजा थे, और ये प्रश्न एक बार यूके SSSC ने पूछ दिया है। ठीक है, तो ये फैक्ट हैं। लेकिन सबसे जो लास्ट वाला फैक्ट है, थोड़ा सा इसमें एक स्टोरी है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं कि क्यों ये साधु बन जाते हैं और अपना नाम रख देते हैं स्वामी निर्गुणानंद। तो रण बहादुर शाह की क्या थी, 2 बीवियां पहले से थी। इसके बाद ये क्या करते हैं, एक तीसरा विवाह करते हैं, और ये विवाह करते हैं एक विधवा ब्राह्मणी से, जिसका नाम रहता है कांतिमती देवी। कांतिमती देवी से विवाह करते हैं, और जब विवाह करते हैं तो पुत्र भी होगा, और पुत्र का हुए जो उनका नाम था गीवांड युद्ध पराक्रम शाह। ध्यान रखेंगे, क्या नाम था, गीवांड युद्ध पराक्रम शाह। तो रण बहादुर शाह ने क्या ऐलान किया कि मैं अब किसको राजा बनाऊंगा, गीवांड युद्ध पराक्रम शाह को। लेकिन प्रजा को ये अच्छा नहीं लगा। उन्होंने कहा कि एक तो विधवा ब्राह्मणी से शादी की है, और अब राजा किसको बना रहे हैं, गीवांड युद्ध पराक्रम शाह को बना रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर प्रजा में बहुत ज़्यादा विरोध होता है रण बहादुर शाह का, लेकिन वो गीवांड युद्ध पराक्रम शाह को ही राजा बनाते हैं, और पूरा राजपाट छोड़ देते हैं और साधु बन जाते हैं, और अपना नाम रख देते हैं स्वामी निर्गुणानंद। बस इतना ही खास है रण बहादुर शाह से, इतना ही आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो हैं गीवांड युद्ध पराक्रम शाह। 1800 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, और किसके पुत्र थे, रण बहादुर शाह के पुत्र थे। ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या है।
गोरखों का प्रशासन, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं आज। गोरखों का प्रशासन, जो राजा होता था वो कहाँ बैठता था? नेपाल में बैठता था, ठीक है। और अपने प्रतिनिधि क्या करता था? उत्तराखंड में भेजता था, जिन्हें सुब्बा कहा जाता था। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, जिस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था तो जो उनके राजा थी, जो रानी थी, वो कहाँ बैठती थी? इंग्लैंड में बैठती थी। और अपने प्रतिनिधियों क्या करते थे? भारत में भेजते थे, जिन्हें गवर्नर कहा गया, गवर्नर जनरल, वायसराय के नाम से जाना गया। तो ठीक उसी प्रकार का यहाँ पर देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं। राजा कहाँ बैठता था? नेपाल में बैठता था। अपने प्रतिनिधि उत्तराखंड में भेजता था, जिन्हें सुब्बा कहा जाता था। और इन सुब्बा की सहायता के लिए होते थे नायाब सुब्बा और सेनापति। ये देखिए, नायाब सुब्बा और सेनापति। तो सेम आप यहाँ से मैच कर सकते हैं पूरा इंग्लैंड के साथ जो भारत की स्थिति थी, वैसे ही स्थिति किसकी? उत्तराखंड की नेपाल के साथ है। अब यहाँ पर जो गोरखों का प्रशासन है, हम इसे देखेंगे दो भागों में, एक तो कुमाऊं में और एक गढ़वाल में। 1790 से यहाँ पर कुमाऊं में शासन स्थापित होता है गोरखों का, वहीं गढ़वाल में 1804 से स्थापित होता है। तो देख लेते हैं गोरखा जो प्रशासक हैं, जोगामल शाह, 1791 से 1792 तक ये गोरखों का प्रशासक बनकर आता है, जिसे सुब्बा भी जान सकते हैं, सुब्बा के नाम से जान सकते हैं, या गवर्नर भी बोल सकते हैं, या प्रशासक भी बोल सकते हैं। तो ये प्रश्न यूके ट्रिपल एससी ने 2 बार पूछ लिया है। यूके ट्रिपल एससी ने कितने बार पूछ लिया है? 2 बार पूछ लिया है। तो ध्यान रखेंगे आप, पहला सुब्बा कौन है? जोगामल शाह। इसके बाद आता है काजी नरसाई 1793 में, जो कि बहुत ही अत्याचारी सुब्बा था। इसके बारे में एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा मुझे, तो मैं पूरी स्टोरी बता देता हूँ आपको। पूरी बॉक्स में लिखी है मैंने, अच्छे से पढ़ेंगे आप इसे भी, मैं भी एक बार पढ़ लेता हूँ अच्छे से और आपको समझा देता हूँ। कुमाऊँ के पाली पछाऊँ 12 मंडल व सोर के दौला, पंडा व मुणौट गांव में नागरकोटी के खस राजपूत व खस ब्राह्मण निवास करते थे। और ये नागरकोटी के जो खस राजपूत, खस ब्राह्मण थे, ये कहाँ के थे? हिमाचल प्रदेश के नागरकोट के निवासी थे, इसलिए इनको नागरकोटी के खस राजपूत व खस ब्राह्मण कहा जाता था। तो ये लोग क्या थे? चंद राजाओं के समय भाड़े के सैनिकों के रूप में भाग लेते थे। जब कहीं पर युद्ध होते थे तो भाड़े के सैनिकों के रूप में इन नागरकोटी खस राजपूत व खस ब्राह्मणों का यूज किया जाता था। तो कुमाऊं में इन्होंने क्या कर लिए थे? अंतरजातीय विवाह करके घर बसा लिए थे, और यह मौका मिलते ही कुमाऊं की जनता को गोरखों के खिलाफ भड़काने का काम करते थे। लेकिन जब ये बात नरसाही को पता चली तो उसने मंगल की रात को खुकरियों से सबके सर कटवा दिए, और कुमाऊं के इतिहास में यह घटना नरसाही का मंगल और मंगल की रात के नाम से प्रसिद्ध हो गई। तो क्या था? ये मौका मिलते ही क्या करते थे? गोरखों के खिलाफ भड़काते थे, जिसके कारण नरसाही को काफ़ी गुस्सा आता है और मंगल की रात को ये सबके कत्ल करवा देता है। तो ये घटना है नरसाही का मंगल और मंगल की रात। अब एग्जाम में प्रश्न बन सकता है कि मंगल की रात की प्रसिद्ध घटना का संबंध किस गवर्नर, किस सूबा या किस प्रशासक से है? तो ध्यान रखेंगे आप, काजी नरसाही। मंगल की रात आ जाएगा तो आपको काफ़ी दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर सॉल्व करने में इस प्रश्न को, क्योंकि देखिए, जब नरसाही का मंगल से अगर प्रश्न बनता है कि नरसाही का मंगल की घटना का संबंध किससे है, तो नरसाही से आप यहाँ पे अंदाज़ा लगा देंगे कि नरसाही। लेकिन यदि प्रश्न ऐसा आता है कि मंगल की रात की प्रसिद्ध घटना किससे संबंधित है, तो आप ऑप्शन में देख के भी इसे नहीं बता पाएंगे। तो ध्यान रखेंगे, नरसाही का मंगल या मंगल की रात की जो प्रसिद्ध घटना है वो काजी नरसाही से संबंधित है। इसके बाद अगला सूबा देखते हैं। अगला सूबा है श्री अजब सिंह खवास सूबा। अत्याचारी नरसाही के बाद अजब सिंह खवास को कुमाऊं का सूबा बनाया गया। बस यहाँ से केवल इतना ही बन सकता है प्रश्न कि नरसाही के बाद कौन सूबा बना था, तो अजब सिंह खवास सूबा। अगला है सूबा बमशाह चौतरिया या भीमशाह चौतरिया। कहीं कहीं पर इन्हें भीमशाह के नाम से भी संबोधित किया गया है, बमशाह को। तो ध्यान रखेंगे, कहीं पर बमशाह भी लिखा होगा, कहीं पर भीमशाह भी लिखा होगा किताबों में, तो कंफ्यूज मत होना आप, बमशाह कहिए या भीमशाह एक ही बात है। तो इन्होंने क्या किया? 1815 तक कुमाऊं का राजकाज संभाला, अर्थात कुमाऊं का अंतिम सूबा। केवल बमशाह चौतरिया ही एक ऐसा सूबा था जो लगातार सूबा के पद पर आसीन रहा, शेष सूबा हर साल बदले जाते थे। तो ध्यान रखेंगे आप, मैंने आपको बताया यहाँ पर देखेंगे आप 1791-92 में एक साल आया, ये भी एक साल आया, तो जितने भी सूबा थे एक एक साल के लिए आते थे, लेकिन ये अंत तक रहा। ठीक है, ध्यान रखेंगे कब तक रहा? अंत तक रहा, 1806 से पूरे 1815 तक। क्या फैक्ट और है? अल्मोड़ा से नेपाल तक प्रति हफ्ते डाक पहुंचाने के लिए डाक चौकियां बनवाई। ठीक है, पोस्ट ऑफिस समझ सकते हैं आप। अल्मोड़ा से नेपाल तक प्रति हफ्ते इसने डाक पहुंचाने के लिए क्या किया? डाक चौकियों का निर्माण किया।
तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो? जितनी भी जानकारी मुझे मिल पा रही है गोरखों से संबंधित सभी मैंने यहाँ पर कलेक्ट कर ली है। इसके बावजूद भी यदि आप लोगों के पास कुछ ऐसा मैटर हो, लगता है कि वो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताएं, ताकि मैं अपने वीडियो में अपडेट करता रहूँ सभी जानकारियों को और मुझे भी आपसे कुछ सीखने का मौका मिले। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं आप कि कैसा लगा वीडियो, ताकि मेरा भी उत्साहवर्धन हो, मुझे भी अच्छा लगता है फिर। तो मैं जल्दी आपके सामने आऊँगा एक अगला वीडियो लेकर। थोड़ा वीडियो बनाने में लेट हो रही है, लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा कि कंटिन्यू गोरखा शासन और चंद शासन जल्द से जल्द समाप्त कर सकूँ। धन्यवाद।